जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही बढ़िया क्लास होगी, बहुत ही शानदार तरीके से। तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाएं और क्लास को शेयर करते रहिए। बात करें आज की इस क्लास की, तो आज की इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। और यानी आज की यह जो क्लास है आपकी, वो सामान्य अध्ययन का तीसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और क्लास को आप लोग शेयर करते रहिए। जो भी साथी क्लास पे या चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करना है तथा ऑल पे क्लिक करना है, ताकि समय के अनुसार आपको न्यू और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि क्लास की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप क्लास की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं या उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और क्लास को आप लोग शेयर करते रहिए। चलिए आज की इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में से किस भू राजस्व निर्धारण से सर थॉमस मुनरो संबंधित थे। ऑप्शन ए कहता है अस्थाई भूमि व्यवस्था, ऑप्शन बी है महालवाड़ी भूमि व्यवस्था, ऑप्शन सी है रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था। रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था जो है ये 1792 में मद्रास, बम्बई और असम के अधिकांश भूभागों में लागू की गई थी। 1792 ईस्वी में थॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर था और उस समय उसने कुल उपज के तीसरे भाग को भूमि कर का आधार मानकर मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था को लागू किया था। अगर बात करें महालवाड़ी भूमि व्यवस्था की, तो महालवाड़ी भूमि व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा 1819 में, नाम आप लोग याद रखेंगे, हॉल्ट मैकेंजी है ना, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा 1819 में इसका प्रस्ताव लाया गया था। अगर हम लोग अस्थाई भूमि व्यवस्था की बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था यानी अस्थाई भूमि व्यवस्था 1793 ईस्वी में, आप लोग इसका जो सन है वो आप लोग याद रखेंगे। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। तो ये तीनों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था 1792 में सर थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास और असम के कुछ अधिकांश भूभाग में लागू की गई, और अस्थाई भूमि व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई, और महालवाड़ी भूमि व्यवस्था 1819 में, आप लोग नाम याद रखेंगे, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू की गई। तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करें प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की। ऑप्शन ए कहता है सेवाग्राम आश्रम, ऑप्शन बी कहता है फिनिक्स आश्रम, ऑप्शन सी है साबरमती आश्रम, ऑप्शन डी है विश्व भारती। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व भारती। विश्व भारती संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। विश्व भारती संस्था की जो स्थापना है वो गांधी जी ने नहीं, बल्कि इसकी स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में की थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ ठाकुर ने। और ये कहाँ पे की थी?
रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। कहाँ पे की थी? पश्चिम बंगाल में की थी। सेवाग्राम, साबरमती और फोनिक्सन आश्रम यानी फिनिक्स आश्रम, इसकी स्थापना गांधी जी ने की थी। इन तीनों की स्थापना जो है वो गांधी जी ने की थी। बाकी विश्व भारती संस्था की स्थापना जो है ये रविंद्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के अंदर की थी। बात करें प्रश्न नंबर 3 की, तो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि किसे आमतौर पर रेड शर्ट्स कहा जाता है? ऑप्शन ए कहता है खुदाई खिदमतगार को, ऑप्शन बी है आज़ाद हिंद फौज के सदस्य को, ऑप्शन सी है रानी गौडिनलियू के नेतृत्व के लोगों को, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुदाई खिदमतगार। रेड शर्ट्स यानी लाल कुर्ती आंदोलन भारत में पश्चिमी उत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल्ला गफ्फार खान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया था और यह एक ऐतिहासिक आंदोलन था। खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक, और खान अब्दुल्ला गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो रेड शर्ट्स है यानी लाल कुर्ती, ये एक आंदोलन था और ये खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार यानी जिसका अर्थ होता है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक। तो ये एक आंदोलन था जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया था, और इसका जो शुरुआत था वो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। ठीक है, और अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में ग्रेट डिवाइड यानी महत्वपूर्ण विभाजन कहा जाता है? ऑप्शन ए है 1901, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1941 और ऑप्शन डी है 1951। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1921। 1921 को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में ग्रेट डिवाइड महत्वपूर्ण विभाजन कहा जाता है। 1921 को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वर्ष के पश्चात मृत्यु दर में कमी होना शुरू हो गई और जनसंख्या वृद्धि में तेजी आने लगी। मतलब ये है कि 1921 के बाद में मृत्यु दर जो था वो कम होने लगा और जन्म दर जो है वो उसमें वृद्धि हो गई, वो बढ़ने लगी। तो इस वजह से वर्ष 1921 को ग्रेट डिवाइड कहा जाता है जनसांख्यिकीय इतिहास में। बात करें प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि भारत की अत्यंत पुरानी तेल रिफाइनरी यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कहता है डिगबाई असम में, ऑप्शन बी कहता है हल्दिया कोलकाता के करीब, और ऑप्शन सी कहता है वडोदरा के करीब कोयाली में, और ऑप्शन डी है नूनामती असम में यानी असम में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डिगबोई असम में, है ना। भारत की अत्यंत पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई तेल शोधनगर असम में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1901 में की गई थी। यह भारत की नहीं, एशिया की सबसे पुरानी परिचालित तेल रिफाइनरी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है जो कि असम में 1901 में स्थापित की गई थी और ये कहाँ पे है? डिगबोई असम में। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की भूमि ज़्यादातर नदियों की घाटियों और समुद्र किनारों के मैदानों के सीमित है? इनमें से कौन सी भूमि ज़्यादातर नदियों की घाटियों और समुद्र किनारों के मैदानों के सीमित होती है? ऑप्शन ए कहता है कछारी भूमि,
ऑप्शन बी है लाल भूमि, ऑप्शन सी है काली भूमि, ऑप्शन डी है मखरली भूमि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कछारी भूमि। कछारी भूमि जो है ये अधिकांश नदियों की घाटियों और समुद्र किनारों के मैदानों में सीमित होती है। कछारी भूमि में खरबूजे की खेती ज़्यादा की जाती है और इसका विकास नदी और समुद्र के तलछटों के कारण होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि अपने नियमित अधिवेशन के आरंभ में यूएनए सामान्य सभा अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। उस समय यूएनए सामान्य सभा कितने उपाध्यक्षों की निर्वाचन करती है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 21। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में अध्यक्ष के अलावा कुल 21 उपाध्यक्ष होते हैं। इसमें से लगभग 9 का चुनाव 3 महीने से पूर्व होता है ताकि राष्ट्रीय संघ एक सही रूप में चल सके। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो कितने का चुनाव करता है? 21 का। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन के बारे में संबंधित है? ऑप्शन ए है 78, ऑप्शन बी है 72, ऑप्शन सी है 73, ऑप्शन डी है 79। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 79। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के संगठन के बारे में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की किसी दोषी की सजा को विलंबित यानी माफ़ करने या उसकी अवधि कम करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। तो 79 में किसका अध्ययन किया गया है? 79 में वर्णन किया गया है किसके बारे में? संसद के संगठन के बारे में। और 72 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि किसी दोषी की सज़ा को विलंबित करे या माफ़ करे। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन से राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, मणिपुर की मणिपुरी है और कर्नाटक की कन्नड़ है और आपकी आंध्र प्रदेश की तेलुगु है। तो नागालैंड की हो गई अंग्रेजी और मणिपुर की हो गई मणिपुरी, है ना, ये यहाँ की राजकीय भाषा है। और कर्नाटक का हो गया कन्नड़ और आंध्र प्रदेश का हो गया तेलुगु। तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करें प्रश्न नंबर 10 की। काउरू अंतरिक्ष पतन यहाँ स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है फ्रेंच गुयाना, ऑप्शन सी है कैमरून, ऑप्शन डी है ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना, है ना। ठोस अंतरिक्ष पतन दक्षिण कोरिया यानी दक्षिण अमेरिका में स्थित ठोस अंतरिक्ष पतन दक्षिण अमेरिका में स्थित फ्रेंच गुयाना में है। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। यह फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में है और वर्ष 2017 में GSAT 17 याद रखेंगे आप लोग, GSAT 17 का प्रक्षेपण यहीं से किया गया था। तो फ्रेंच गुयाना जो अंतरिक्ष है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 11 की। निम्न में से किस अभिनेता को दक्षिण एशिया के लिए UN महिलाओं का सद्भाव राजदूत नियुक्त किया? ऑप्शन ए है शाहरुख खान, ऑप्शन बी है बॉबी देओल, ऑप्शन सी है फरहान खान, ऑप्शन डी है आमिर खान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फरहान खान। बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर को दक्षिण एशिया के लिए संयुक्त
राष्ट्रीय सद्भाव राजदूत नियुक्त किया गया। फरहान संयुक्त राष्ट्र महिला सद्भाव राजदूत के तौर पर अपने प्रयासों को महिला एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण को समर्पित करेंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र के ही 4C पहल में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण की वकालत करेंगे। ये क्वेश्चन आपके 2014 का है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, जो है वो डेथ हो चुकी है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। इस राज्य में वेलुथम्पी ने अंग्रेजों से बगावत का नेतृत्व किया। ऑप्शन ए है ट्रावणकोर, ऑप्शन बी है बड़ौदा, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है मैसूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रावणकोर, है ना, श्रावणकोर या ट्रावणकोर। केरल राज्य में वेलुथम्पी ने अंग्रेजों से बगावत का नेतृत्व किया था और यह 1802 से लेकर 1809 के मध्य श्रावणकोर के प्रधानमंत्री थे। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि श्रावणकोर केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये केरल में स्थित है। और श्रावणकोर जो है ये केरल राज्य में वेलुथम्पी ने अंग्रेजों से बगावत का नेतृत्व किया था और ये 1802 से 1809 के मध्य श्रावणकोर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 13 की। भारत की पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड डरफिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन डी है लॉर्ड मियो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लॉर्ड मियो। भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिए। लॉर्ड मियो के काल में हुई थी। भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मियो के काल में 1872 में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की बात करें तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। याद रखेंगे आप लोग, लॉर्ड रिपन, इनके कार्यकाल में 1881 में भारत की नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। बात करें प्रश्न नंबर 14 की। वैदिक देवता इंद्र इसके देवता थे? ऑप्शन ए वायु के, ऑप्शन बी है शाश्वत तत्व के, ऑप्शन सी है वर्षा और मेघ गर्जन के, ऑप्शन डी है अग्नि के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वर्षा और मेघ गर्जन के। वैदिक देवता इंद्र को विश्व का स्वामी कहा जाता है और वह प्रधानतः युद्ध का देवता था, लेकिन इंद्र की प्रमुख संज्ञा जो है वो पुरंदर थी। वह मेघों को रोककर जल की वर्षा करता था। बात करें प्रश्न नंबर 15 की। तो प्राच्य शिक्षा का केंद्र नालंदा किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है जम्मू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिहार। प्राचीन भारत में नालंदा उच्च शिक्षा का सर्वाधिक संपूर्ण केंद्र था, यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह बिहार राज्य में स्थित है। इस महाविहार का निर्माण गुप्त शासक, याद रखेंगे आप लोग, इसका जो निर्माण था गुप्त शासक कुमारगुप्त, जिनका नाम क्या है कुमारगुप्त, ठीक है, गुप्त शासक कुमारगुप्त द्वितीय ने करवाया था। बाद में इसे हर्षवर्धन एवं पाल शासकों का समर्थन प्राप्त हुआ और चीनी यात्री हैन स्वांग ने इसी विद्यालय का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में दिया और दिल्ली सल्तनत के समय इस महाविद्यालय को ध्वंस कर दिया गया था। तो प्राचीन भारत में जो नालंदा उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था ये बिहार राज्य में स्थित है और इसका निर्माण कुमारगुप्त द्वितीय ने करवाया था। इसका निर्माण के बाद में इसको जो समर्थन दिया था वो हर्षवर्धन और पाल शासकों ने दिया था। चीनी यात्री हैंसांग ने इस विद्यालय का वर्णन या इसका वृत्तांत अपनी यात्रा में किया था और दिल्ली सल्तनत के समय इसको ध्वंस कर दिया गया था। बात करें प्रश्न नंबर 16 की। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय इसके तहत स्थापित किया गया। ऑप्शन ए कहता है कि द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813, ऑप्शन बी है द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833,
ऑप्शन सी है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ऑप्शन डी है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हुई थी और ये हुई थी आपकी कलकत्ता में। कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कलकत्ता में हुई थी। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे और ये अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करती थी। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 17 की। तो प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए कहता है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी कहता है लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन सी कहता है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन डी है लॉर्ड वॉले। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वालेल। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड बावेल था और यह आंदोलन अगस्त 1942 में, याद रखेंगे आप लोग, ये जो आंदोलन था भारत छोड़ो, ये अगस्त 1942 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था कि भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालना। यह आंदोलन गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बम्बई अधिवेशन में शुरू किया गया था। बात करें प्रश्न नंबर 18 की। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत के पृष्ठभाग में भारत फैला हुआ है? ऑप्शन ए कहता है 2.4% भाग में, ऑप्शन बी कहता है कि 3.4% भाग में और ऑप्शन सी कहता है 4.4% भाग में, वहीं ऑप्शन डी कहता है कि 5.4% भाग में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.4% भाग में। पृथ्वी के लगभग 2.4% पृष्ठ पर भारतीय भूभाग का फैलाव स्थित है। बात करें प्रश्न नंबर 19 की। भारत में फसल भूमि में निम्न में से कौन से खाद्य अनाज की कृषि अत्यधिक हिस्से में होती है? ऑप्शन ए कहता है जौ और मक्की, ऑप्शन बी कहता है ज्वार और बाजरा, ऑप्शन सी है चावल और ऑप्शन डी है गेहूँ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जौ और मक्की। बात करें जौ और मक्का की, तो ये फसल भारत में अधिकांश भागों में होती है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में नहीं होता है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है महानदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के धामठरी जिले में स्थित सिहवा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है और इस नदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है। यह नदी कई धाराओं में विभाजित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो महानदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम जो होता है वो छत्तीसगढ़ राज्य से होता है और छत्तीसगढ़ राज्य के कहाँ से होता है? धामठरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से, है ना। धामठरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है और ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये कई धाराओं में विभाजित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बात करें प्रश्न नंबर 21 की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सामान्य सभा द्वारा कुल 15 न्यायाधीशों का चुनाव होता है और यह 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश से नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें सब अलग अलग देश से होते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को इस दिन अंगीकार किया था। ऑप्शन ए कहता है 20 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 21 मई 1949 को, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी है 13 नवंबर 1949 को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था।
बात करें प्रश्न नंबर 23 की, भारत का संविधान पहली बार कब संशोधित हुआ? ऑप्शन ए कहता है जनवरी 1951, ऑप्शन बी है जून 1951, ऑप्शन सी है दो बार रिपीट, ऑप्शन सी है जून 1952, ऑप्शन डी है जुलाई 1952। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जून 1951। भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया और इस संशोधन द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था वो वर्ष 1951 में हुआ था, लेकिन इस संशोधन द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आधार तथा कोई वृद्धि उपजीविका व्यापार या कारोबार करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के नए अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। तो ये अनुच्छेद 19 में इसमें संशोधन किया गया था। चलिए बात करें प्रश्न नंबर 24 की। तो प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके बराक ओबामा किस राजकीय पक्ष से संबंध रखते थे? ऑप्शन ए कहता है डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन बी है रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन सी है स्वतंत्र, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिक पार्टी। तो बराक ओबामा जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते थे। हाँ, वर्तमान में अभी तो जो डोनाल्ड ट्रंप थे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते थे और इस पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1854 में हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति थे और इस पार्टी से अब तक अमेरिका में 19 राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। त्रिपिटक इसका पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन ए कहता है बौद्ध का, ऑप्शन बी कहता है हिंदू, ऑप्शन सी है जैन, ऑप्शन डी है सिख। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म का। ठीक है, त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक पवित्र बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। यह पाली भाषा में लिखा गया है और इसमें सभी बौद्ध संप्रदाय वाले माने गए हैं और इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। यह हीन साहित्य खंडों में विभाजित है, विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। तो ये 3 खंडों में विभाजित है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। तो प्रश्न नंबर 26 कह रहा है श्रवण बेलगोला में गोमेतेश्वर की प्रतिमा किसने बनाई थी? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है खारवेल, ऑप्शन सी है अमोघ वर्ष, ऑप्शन डी है चामुंड राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चामुंड राय। श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है, जहाँ पर गोमेतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण चामुंड राय यानी चामुंड राय ने करवाया था। यहाँ जैन तीर्थकरों की कई प्रतिमाएं पाई जाती है। जैन तीर्थकर बाहुबली की मूर्ति ही गोमेतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात करें प्रश्न नंबर 27 की। तो इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन से जोड़े का मेल सही नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है गोविंद सागर झील सतलज, ऑप्शन बी है कोलेरू झील कावेरी, ऑप्शन सी है उकाई कुंड ताप्ती और ऑप्शन डी है उलर झील झेलम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलेरू झील कावेरी। ये आपका सही मिलान नहीं है, क्योंकि कोलेरू झील जो है वो कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में ये नदी आपका, ये जो झील है कोलेरू झील, ये स्थित है। कावेरी यहाँ पे गलत होगा और बाकी आपका जो गोविंद सागर झील है वो सतलज आपका सही है और उकाई कुंड ताप्ती नदी ये भी सही है, उलर झील झेलम ये भी सही है। ऑप्शन बी इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। तो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन ए कहता है व्यास, ऑप्शन बी है चिनाब, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है सतलज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सतलज।
सतलज नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत के मानसरोवर के निकट राकस ताल झील से माना जाता है। राकस ताल से माना जाता है। ये इसका जो उद्गम है वो भारत में नहीं होता है और इसकी जो लंबाई है 4630 मीटर है। यह सिप किल्पा दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और भांगड़ा नागल जो बांध परियोजना है वो सतलज नदी पर ही स्थित है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर के निकट राकस ताल से होता है जो कि 4630 मीटर लंबा है और यह सिप किला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। तो प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि भारत में मानसून की अवधि के शुरू होने और समाप्त होने के बीच के महीने कौन से हैं? ऑप्शन ए कहता है मार्च से सितंबर, ऑप्शन बी कहता है मई से दिसंबर और ऑप्शन सी कहता है जुलाई से दिसंबर, ऑप्शन डी है जून से सितंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जून से सितंबर। भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। यहाँ मानसून का जो आगमन है वो जून यानी केरल में होता है। केरल में जून के महीने में होता है और इसका जो सितंबर तक है वो प्रभाव बना रहता है। लेकिन जून से सितंबर की जो ये अवधि होती है वो मानसून की अवधि कही जाती है और भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। बात करें प्रश्न नंबर 30 की, जो कि आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि अंग्रेजों ने किसकी अनुमति से सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन ए कहता है अकबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी कहता है जहांगीर और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। तो जहांगीर जो था इसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत के अंदर अपना पहला कारखाना जो था वो स्थापित किया था। मुगल बादशाह जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में 1663 ईस्वी में, ये आप लोग याद रखेंगे, मुगल बादशाह जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में 1673 ईस्वी में अपने पहले कारखाने की स्थापना की थी। तो साथियों आज की इस क्लास में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जो कि आपकी LT ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ साथियों आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी साथी इस क्लास को देखता है मेरा उससे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों में शेयर करें ताकि और भी लोग इस क्लास से जुड़ने का प्रयास कर सकें। तो आपसे यही अनुरोध है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों इस क्लास में बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।